हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि PRT 125 में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों को कैसे पढ़ा जाए, किन किताबों से पढ़ा जाए ताकि आसानी से तैयारी किया जा सके। याद रखिएगा आप सभी कि प्रश्न दो तरह से आते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो आपको किसी न किसी किताब में बिल्कुल देखने के लिए मिल जाएगा और कुछ ऐसे प्रश्न आपको रहते हैं थोड़ा सा टफ दिखता है, आउट ऑफ सिलेबस लगता है। उस तरह के प्रश्नों की संख्या 10 से 15 होता है। तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपको जो है जहां से 120 में 100 प्रश्न जहां से आ रहे हैं उनको आप पहले पढ़ ले, उनको आप पहले तैयार कर ले। बाकी जो 10 से 15 प्रश्न बचेंगे उनको लास्ट में देखा जाएगा। यानी पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि आप 100 प्लस प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसानी से, अच्छे से तैयारी कर ले। तो आज इस वीडियो में उसी चीज को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप देख रहे हैं ASC अकेडमी। याद रखिएगा, प्रश्न अभी मैंने बोला कि आपको दो तरह से पूछता है। कुछ प्रश्न जानबूझ के इतना टफ रहता है कि बच्चों को थोड़ा सा जो है हैंग होने लगता है माइंड, और उनको लगता है कि भाई साहब इसकी तैयारी कैसे करेंगे। आप पहले जहां से मैक्सिमम प्रश्न आ रहा है उसको देखिए। तो टियर 1 में, टियर 2 में और टियर 3 में जितने भी विषय के एग्जाम हुआ था, यानी कि 1 to 5 में जो जो विषय से प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं, उन सारे प्रश्नों को जानते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आए थे, टियर 1 में कितने आए थे, टियर 2 में कितने आए थे और टियर 3 में कितने आते हैं। उन सभी चीजों को एक बार रफली आप देख लीजिए ताकि आपको मोटा मोटी अंदाजा हो जाए कि किसमें से कितने प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। यहां पर आइएगा तो आपको दिखाई देगा, यहां पर आप सामने दिख रहा होगा, यहां पर देखिएगा आप सभी कि TRE में पूछे गए जितने भी प्रश्न थे PRT 1 to 5 वालों के लिए भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके बाद इतिहास से, उसके बाद करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग और उसके बाद से सबसे कम EVS से प्रश्न आ रहा है। भूगोल से अगर देखा जाएगा तो कौन कौन से आ रहा है, भूगोल पढ़ना जरूरी है आप लोग को। तो आप लोग को वर्ल्ड भूगोल यानी कि विश्व भूगोल पढ़ना जरूरी है। उसके बाद से इंडियन भूगोल यानी कि भारतीय भूगोल जो है पढ़ना जरूरी है, भारत का भूगोल। और तीसरा जो है बिहार का भूगोल भी। ये तीनों चीज पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। भूगोल से प्रश्न ज्यादा रहते हैं और ये तीनों भूगोल बहुत ही जरूरी है। अब ये तीनों कहां से पढ़ेंगे बताऊंगा, धैर्य रखिए। अभी यहाँ टियर 1 में प्रश्न जो पूछा हुआ था वो 15 से 16 प्रश्न पूछा हुआ था। उसके बाद टियर 2 में जो है थोड़ा सा बढ़ गया, 20 से 22 प्रश्न हो गया। और टियर 3 में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा, ज्योग्राफी में 25 प्लस प्रश्न जो है आए हुए थे। यानी कि जैसे जैसे एग्जाम बढ़ते जा रहे हैं ये भूगोल का जो है वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यानी टियर 4 में आप मान के चलिए कि 25 प्रश्न जो है बिल्कुल रहेगा, उससे प्लस हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। यानी आपके एग्जाम के लिए भूगोल जो है बेहद जरूरी है। दूसरा इतिहास आएंगे। इतिहास में कौन सा टॉपिक जरूरी है? तो सिर्फ और सिर्फ INM से प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट बता देता हूं कहां से पढ़ना है, यहां आइए। अब आपको यहां देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है कि 12 से 15 प्रश्न जो है पूछा हुआ था टियर 1 में। उसके बाद से 15 प्रश्न लगभग जो है टियर 2 में, और उतना ही प्रश्न जो है आपको टियर 3 में 15 से 16 प्रश्न पूछ रहा था, टियर 3 में पूछा हुआ था। आने वाले समय में भी 15 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि इतिहास जैसे पहले पूछ रहा था वैसे भी अभी भी पूछा जा रहा है। उसके बाद करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है? तो आपको जो है करंट अफेयर पढ़ना है, वर्ल्ड करंट अफेयर यानी कि पूरा इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना है, नेशनल करंट अफेयर पढ़ना है और बिहार, तीनों का पढ़ना है। तीनों कहां से होगा वो भी बता देंगे। यहां समझिए, पहले जो है टियर 1 में कितना प्रश्न पूछा था? 14 प्रश्न पूछा गया था। फिर उसके बाद से 15 पूछ दिया टियर 2 में, और अभी जो है 16 से 17 प्रश्न जो है पूछा हुआ था टियर 3 में। यानी करंट अफेयर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लगभग मान के चलेंगे तो 15 प्रश्न जो है मोटा मोटी करंट अफेयर में बिल्कुल जो पूछा जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, साइंस की तरफ में आएंगे। साइंस में जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन भी पूछता है। यानी सबसे ज्यादा बायोलॉजी से प्रश्न रहते हैं, उसके बाद फिजिक्स से रहता है, उसके बाद केमिस्ट्री से रहता है प्रश्न आपका। याद रखिएगा, ऐसे पिछली बार में जो साइंस जो था यानी टियर 1 में जो साइंस पूछा हुआ था वो सबसे ज्यादा साइंस के प्रश्न पूछा हुआ था, 20 प्लस साइंस के प्रश्न आए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम जो है आगे बढ़ते जा रहा है, प्रश्नों की संख्या जो है धीरे धीरे घटते जा रही है। यानी वर्तमान समय में अगर देखा जाए टियर 3 में जो है 15 से 16 प्रश्न जो है साइंस के पूछे गए थे। आने वाले समय में हो सकता है कि 15 प्लस जो है आपका जो है 15 प्लस प्रश्न पूछे जा सकते हैं साइंस में, उससे ज्यादा हमें नहीं लग रहा है कि पूछेगा। शुरुआती समय में बहुत ज्यादा साइंस का प्रश्न था। आगे देखेंगे मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में हमेशा से फिक्स रहा है कि 30 से 32 प्रश्न, यानी कि
15 प्रश्न मैथ में या 16 प्रश्न है, उतना ही जो है रीजनिंग में या 16 प्रश्न है रीजनिंग में। जितना मैथ में उतना ही रीजनिंग में सेम टू सेम पूछता है। तो याद रखिएगा, अगर 15-15 पूछेगा तो 30 हुआ और 16-16 पूछेगा तो 32 प्रश्न हुआ। तो याद रखिएगा आने वाले समय में भी आपका 30 प्लस प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग एक बहुत बड़ा अपना टॉपिक हो जाता है। उसके बाद से भूगोल, दो सब्जेक्ट जो होता है बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर इन दो चीजों को अगर बेहतर तैयारी कर लिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि आप जो है इसको पीआरटी आपसे छूटेगा। ये दो चीजें आपकी कमांड हो जाएगा ना, क्योंकि जिनका मैथ मजबूत है रीजनिंग आसानी से बन जाएगा, और जिनका जो है भूगोल में पकड़ हो गया वे ईवीएस के कुछ प्रश्न जरूर टच कर जाएंगे, ईवीएस के बहुत सारे प्रश्नों को समझ लेंगे। ईवीएस में जो है शुरुआती समय में 10 प्रश्न पूछ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे 8 और अभी जो है 7 प्रश्न जो है 7 से 8 अभी भी प्रश्न पूछा हुआ था। तो याद रखिए कि आने वाले समय में भी हो सकता है आपको 6 से 7 प्रश्न ईबीएस में देखने के लिए मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पर जो छूटा हुआ है पॉलिटी छूटा हुआ है, क्योंकि पॉलिटी में जो है सबसे कम प्रश्न जो है पूछा था। पॉलिटी में जो है याद रखिएगा सबसे कम प्रश्न पूछता है। कितना प्रश्न पूछा हुआ था तो याद रखिएगा शुरुआती समय से लेकर अभी तक जो है 7 प्रश्न जो है ये पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी 6 से 7 प्रश्न जो है पॉलिटी में देखने के लिए मिल सकता है। ये रहा आपका जो है 1 to 5 में प्रश्न जो है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो प्रश्न पूछे गए थे, और आने वाले समय में इसी संभावित तरीके से आपको पढ़ना है। यानी वैल्यू जो है अगर आर्ट्स वाले विषय में देखेंगे तो सबसे तगड़ा जो है आपको जो है भूगोल पढ़ना है, उसके बाद इतिहास पढ़ना है। अब एक एक करके बताते हैं कि कौन सी किताब को फॉलो कीजिए। आप लोग यहाँ पर आइए, आपको किताबों को फॉलो करना है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, कौन सी क्लास का बता देता हूं। उसके बाद आपको फॉलो करना है महेश कुमार बर्नवाल, कौन सी किताब फॉलो करना है, पहले आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी किताब, उसके बाद से बिहार बोर्ड की किताब आपको फॉलो करना है, और उसके बाद से आपको किसी भी प्रकाशन की गाइड की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको लुसेंट मन कर रहा होगा पढ़ने के लिए, जैसे आपको किसी अन्य प्रकाशन का किताब पढ़ने के लिए मन कर रहा होगा, उस स्थिति में आप लोग महेश कुमार बर्नवाल का एक बुक आता है वन लाइनर करके, जिसमें ऑल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट होता है। उसमें क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट होता है। वन लाइनर करके बुक आता है, याद रखिएगा, लिखा रहेगा वन लाइनर, ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर लिखा रहेगा। उसके ऊपर में नीचे में लिखा रहेगा नाम महेश कुमार बर्नवाल, कॉस्मोस प्रकाशन के आता है। तो याद रखिएगा ये वाला बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। तीसरा घटना चक्र ले लीजिएगा, पूर्वावलोकन, ये किताब तो हर किसी के लिए जरूरी है। ये किताब से फायदा क्या होता है, इस किताब में PYQ दिया रहता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है। अभी जो है इस बार वाला जो PYQ लीजिएगा घटना चक्र, उसमें आपको टीआरई का भी प्रश्न ऐड रहेगा। इससे पहले बीपीएससी पीटी का प्रश्न उसमें रहता था। क्या रहता था? बीपीएससी पीटी में जितने भी प्रश्न आए रहते थे 10 साल 15 साल का प्रश्न जो है उसको एक क्वेश्चन बैंक बनाकर बेचा जाता है पूर्वावलोकन में। लेकिन अभी जो है टीआरई भी सम्मिलित रूप से मिल रहा है। तो अगर आपके मार्केट में उपलब्ध हो गया होगा तो वही वाला पूर्वावलोकन बुक लीजिएगा, जिसमें जो है बीपीएससी पीटी का प्रश्न और टीआरई जो 1, 2, 3 जो एग्जाम हो चुके हैं वे सारे प्रश्न उसमें मौजूद हो। अगर ऐसा मिल रहा होगा तो ले लीजिएगा, या इंतजार कीजिएगा, कुछ दिन में जरूर आ जाएगा। जैसे ही अनाउंसमेंट वगैरह होगी टीआरई 4 का कि कब तक एग्जाम होने की संभावना बन रही है, तो धीरे धीरे किताब आना मार्केट में शुरू हो जाता है। ये अभी जो है पुराना वाला आपके पास होगा उससे भी चल जाएगा, लेकिन अगर नया लेना होगा तो वही वाला लीजिएगा जो टीआरई वाला उसमें प्रश्न सम्मिलित हो। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि आयोग का कौन सा टॉपिक जो है फेवरेट है, या आयोग जो है जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्नों को कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज कर रहा है, उसकी भाषा क्या है। आयोग जो है किसी प्रश्न को कैसे तोड़ता मरोड़ता है, या कितना टफ बना सकता है, या ये बोले तो कितना इजी भी दे सकता है। तो ये चीज हमें एक आइडिया मिलता है। और कभी कभार क्या होता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ प्रश्न, जैसे कि 10-15 प्रश्न, कभी कभार 3-4 प्रश्न, कभी 2-3 प्रश्न ही, कुछ प्रश्न जो है क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो वो आपको डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप अगर पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़े होंगे तो जो भी प्रश्न रिपीट होगा, जो भी प्रश्न फिर से आ जाएगा, वो तो एटलीस्ट आपका तो आसानी से बन जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उसी बेस पे आता है, जैसे मैथ आपको बहुत फायदा करेगा पूर्वावलोकन से। मैथ का एक मोटा मोटी आइडिया आपको मिल जाएगा कि मैथ जो है किस लेवल का पूछ रहा है पीटी वगैरह एग्जामों में। उसी लेवल में आप लोग जो है इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। हालांकि जो 1 to 5 वालों के लिए जो मैथ है बहुत आसान रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है। रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता, बहुत आसान रहता है। बाकी आगे जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वाले उनको थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा वो पीटी लेवल का मैथ पूछ देता है, ये वाला पूर्वावलोकन वाला मैथ पूछ देता है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं
कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड कौन कौन से किताब पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आप लूसेंट आप छोड़ दिए, तो आप काम कीजिएगा, पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बिहार बोर्ड पढ़ लीजिएगा। इन दोनों को पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूं कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद महेश कुमार बर्णवाल से सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। जो मैंने सिलेबस बताया है कि कौन कौन सा, जैसे ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, तीनों ही पढ़ना है इन किताबों से। और उसके बाद से महेश कुमार बर्णवाल जो अगर किताब आप ले रहे हैं तो उन किताबों से भी वही टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैंने इतिहास में कहा कि सिर्फ आपको आईएनएम पढ़ना है, तो आप जो है सिर्फ आईएनएम पढ़ेंगे, यहां से भी आईएनएम पढ़ेंगे और यहां से भी आईएनएम पढ़ेंगे, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। जो सिलेबस कह रहा है वही पढ़ना है, उसके अलावा जो है आप सभी को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। अब यहां आ जाइए कि मैं एक एक करके आप लोगों को ये बता देता हूं कि भाई साहब कौन सा क्लास का पढ़िएगा, कितना पढ़िएगा। आप यहां जाइए, आप भूगोल के लिए क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताब और महेश कुमार बर्णवाल, ये तीनों किताब मैंने बता दी आप सभी को। उन सभी किताबों में से क्या करना आप लोग को, पहले एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को 6 से लेकर 10 तक का किताब उठाइएगा और दोनों किताब को एक साथ पढ़िएगा। क्या कीजिएगा, एक साथ पढ़िएगा। जैसे आपने छठा क्लास का अगर भूगोल पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो उसी समय बिहार बोर्ड से भी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी के छठा क्लास के भूगोल में लास्ट में भारत के बारे में दिया गया, जबकि बिहार बोर्ड के छठा क्लास के भूगोल में लास्ट में बिहार के बारे में दिया गया। तो उससे फायदा हो जाएगा कि एक से आप लोग को पूरे इंडियन ज्योग्राफी कुछ समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें दिया है टॉपिक, और बिहार बोर्ड की किताबों में बिहार ज्योग्राफी के बारे में आइडिया मिल जाएगा। ये यहां से पढ़ लेंगे आप लोग को, ये तैयारी हो जाएगा। 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेना आप लोग को। उसके बाद महेश कुमार बर्णवाल का किताब जो है वो पढ़ लेना आप लोग को। क्या करना है, महेश कुमार बर्णवाल से आप लोग को संपूर्ण भूगोल पढ़ जाना है, पूरी भूगोल, यानी उसमें विश्व भूगोल, इंडियन भूगोल, बिहार का भूगोल नहीं होगा, लेकिन संपूर्ण पढ़ जाना है आप लोग को। ठीक है, जितना भूगोल होगा महेश कुमार बर्णवाल में वो पढ़ जाना, यानी इधर है एम, ठीक है, पढ़ जाना है। उसके बाद से पीवाईक्यू यानी कि जो पूर्वावलोकन बुक है घटना चक्र का, वहां से ये चीजें पढ़ने के बाद, ये दोनों पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को लगा लीजिएगा कि भाई सब जो पहले पूछे गए हैं प्रश्न है टीआरई में या पीटी में, वो प्रश्न मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अच्छे से मैं बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। इनको पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाइएगा, खुद आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगेन उसको रिवीजन करने की जरूरत है या मेरी तैयारी हो चुकी है, उसको अच्छे से सेट बनाते रहें, वो चीजें पता चल जाएगी। उसके बाद इतिहास उठाइएगा। क्या कीजिएगा, इतिहास उठाइएगा 8 क्लास का, 8 क्लास का इतिहास उठाइएगा और वो आपको पढ़ जाना है, 8 क्लास के इतिहास को पढ़ जाना है एनसीईआरटी से भी और बिहार बोर्ड से भी। उसके अलावा एक चैप्टर आता है 10th क्लास में, उसको अभी ध्यान रखिएगा, उसको भी पढ़ना जरूरी है। और 12th में भी एक चैप्टर आता है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। एक एक चैप्टर है, वो मैं बता दूंगा आप लोग को। पहले ये काम पूरा कीजिए। ये काम अगर जिसका पूरा हो गया है तो आप लोग 10th क्लास में जाइएगा, एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, वो चैप्टर पढ़ लीजिए, अच्छे से काफी हो जाएगा तैयारी। 12th में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया गया है, लेकिन फिलहाल इतना कर लीजिएगा तो काफी है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। और प्लस में जब महेश कुमार बर्णवाल पढ़िएगा तो जो भी चीजें बचा रहेगा वो आपकी वहां पे कसर जो है पूरी हो जाएगी, और वो जो है चीजें अच्छे से समझ आ जाएगा। महेश कुमार बर्णवाल से भी क्या पढ़ना आप लोग को, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, ओनली क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, याद रखिएगा, यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, ये चीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, वहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्या चीज पर, करंट अफेयर पर। करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका क्या है, एसपीडी साइंस लीजिएगा, एसपीडी करंट अफेयर, एसपीडी क्या, करंट अफेयर, साइंस नहीं, एसपीडी का करंट अफेयर, ठीक है। एसपीडी के करंट अफेयर लीजिएगा, कब लीजिएगा, ये लीजिएगा एग्जाम से आप जो है कम से कम 3 महीने पहले या 2 महीने पहले, उससे ज्यादा पहले नहीं लेना है। उससे पहले फिलहाल में आप लोग को किसी भी यूट्यूब चैनल पर उठाइए जहां पर मंथली करंट अफेयर करा रहे होंगे या वीकली करा रहे होंगे। आपके पास समय ज्यादा है तो वीकली वाला कीजिए, समय कम है तो मंथली कीजिए, ठीक है, मंथली कीजिए। मंथली कहां से करना है, तो आप लोग जो है जनवरी से शुरू कर दीजिए। फिलहाल जो है जनवरी से वीकली या मंथली जो है करंट अफेयर शुरू कर दीजिए, वहां से पढ़ना आप लोग उसको शुरू कर दीजिए। और जब एग्जाम नजदीक आएगा, यानी 2 महीने रहेगा या यूं बोले तो अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एसपीडी करंट अफेयर खरीदिएगा और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। एसपीडी करंट अफेयर बेटर है, बहुत बढ़िया है, इसको वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्लस में आप इडूट एरिया का एक करंट अफेयर आता है, हालांकि वो बहुत कम निकलता है, वो पूरे वर्ष में 1 ही 2 बार निकलता है, कभी कभी विशेष एग्जाम में निकाला जाता है। तो अगर वो एग्जाम के वक्त में आएगा तो इडूट एरिया वाला भी खरीद लीजिएगा। फिलहाल जो है ये चीज एसपीडी करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। अभी आपको वर्तमान समय में
यूट्यूब चैनलों से, किसी भी चैनल से आप लोग जो क्या कीजिएगा, मंथली करंट अफेयर पढ़िए। अच्छा, डेली वाला करंट अफेयर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। डेली वाला करंट अफेयर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उससे देखने से कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि डेली वाला प्रश्न जो मैं ही खुद आप लोगों को करा दूंगा, जैसे कि पोलिंग में प्रश्न दे दूंगा डेली आपको 5-6 प्रश्न जो है, जैसे क्वेश्चन का पोलिंग वाला आता है ना कि क्वेश्चन यूट्यूब पर ही पोस्ट किया जाता है जिसमें पोलिंग रहता है कि कौन सा प्रश्न सही होगा, तो डेली मैं 5-6 प्रश्न आप लोग को करंट अफेयर का दे दूंगा, जो आप लोग वहां पोल पर उसके आंसर बना बना के आप लोग खुद उसकी तैयारी करते रहेंगे, हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाकी मंथली वाला मैं कोशिश कर रहा हूं मंथली वाला भी पढ़ा दिया जाए आप लोग को। ऐसे आप लोग, आपकी इच्छा है पूरी तरह से, जहां से भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। साइंस में देखेंगे तो साइंस का ये क्या पढ़ना है, तो साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि साइंस जो है कभी कभार 11-12 से भी साइंस पूछ रहा है, कभी कभार 8-9-10 से भी काम चल जा रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में दोनों में, तीनों में अगर देखा जाएगा तो प्रश्न कहीं कहीं से अलग अलग आ रहा है। यानी कि कभी कह रहा है कि भाई सब 12 तक सिलेबस पढ़ो, छठा से लेकर, कभी कह रहा है कि भाई 10 तक पढ़ लो, वो काम चल जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग क्या कीजिएगा, 8, 9, 10 ये 3 क्लास जो है आप लोग एटलीस्ट जो है साइंस का पढ़ जाइएगा, और उसमें भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ना, मेन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। मैं उसको अच्छे से बता दूंगा कैसे पढ़ना है आप लोग को। लेकिन 8, 9, 10 आप लोग को, जैसे जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, जनरल साइंस जो होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप लोग को भाई डॉक्टर बनना है तो डिटेल में घुस जाइएगा पढ़ने के लिए। उसको मेन टॉपिक जो आपको लग रहा है कि करंट अफेयर जो एग्जाम के लिए जो प्रश्न सही है, या जो टॉपिक आपको लग रहा है कि भाई सब जो जनरल साइंस है उस टॉपिक को ज्यादा पढ़िएगा, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। उसके अलावा क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, ये महेश कौर बड़वाल में जो साइंस की किताब है उसको पढ़ जाइएगा। महेश कौर बड़वाल में तो साइंस का मिलेगा ही टॉपिक, उसको पढ़ जाइएगा। वो जनरल साइंस के रिलेटेड ही उसमें टॉपिक दिया होगा, तो वहां से पढ़ जाएंगे। ये 2 चीजें कर जाएंगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यू कर लेंगे, अच्छे से सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग में जिसका पकड़ मजबूत हो गया वो लोग क्या कर सकते हैं कि भाई साहब एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए निरंतर आप लोग को क्लास करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। याद रखिएगा, अभ्यास छूटा मैथ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप सभी जो है बहुत सारे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैथ और रीजनिंग पढ़ाए गए हैं। कोई बहुत बड़ा जो है टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत है। मैथ और रीजनिंग जो है आसानी से कोई भी YouTube चैनल पकड़ के वहां से डेली पढ़ सकते हैं। डेली आधा घंटा मैथ में टाइम दीजिए, रीजनिंग में आधा घंटा टाइम दीजिए, यानी 1 घंटे इसके लिए रखिए। 1 घंटा निश्चित तौर पर रखिए, इसके लिए डेट मत रखिए कि मैं पढ़ाऊंगा, कोई सर पढ़ाएंगे, कौन नहीं पढ़ाएगा। ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनलों पर पढ़ाया गया है। आपको जनरल मैथ पढ़ना है, ना कि एडवांस मैथ पढ़ना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन को उसमें अभ्यास की जरूरत है। इसमें फायदा क्या होता है कि आप अभ्यास करेंगे तो आपकी टाइमिंग बचेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकन यही सब्जेक्ट है। आप अगर एग्जाम में जो है देखेंगे तो इसमें अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैथ ले डूबेगा आपको, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग जो है आप निरंतर प्रयास कीजिए, 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा मैथ के लिए दीजिए, आधा घंटा रीजनिंग के लिए दीजिए। 40 से 50 टॉपिक मैथ का और 40 से 50 टॉपिक जो है रीजनिंग का। यानी अगर डेली एक टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं तो आप जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर में मैथ और रीजनिंग पर पकड़ बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये जो है ना, आपका नंबर गलत नहीं करता है। यानी कि अगर अच्छे से समझ आ गया ना तो इसमें भूलने वाला तो बात नहीं है, इसमें सॉल्व करने वाला चीज है। तो ये 30 में 30 प्रश्न बच्चे जो है सही कर लेते हैं, यहीं से 30 में 30 उठा लेते हैं, और बाकी जितने भी विषय है उसमें आराम से 40-50 आता है। आपका स्कोर जो है 80-90 तक पहुंच जाता है, अच्छे से रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, और आपका जो है एग्जाम निकल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए रोज 1 घंटा टाइम दीजिए। बाकी विषय एक जगह और इसको जो है एक जगह, यानी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके पढ़िएगा कि भूगोल कभी पढ़ लिए, कभी उसके बाद इतिहास पढ़े, कभी कुछ भी पढ़े, लेकिन मैथ और रीजनिंग डेली जरूरी है 1 घंटा पढ़ना। 1 घंटा बिल्कुल आप लोग निश्चित तौर पर आप लोग शुरू कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में आता ईवीएस। ईवीएस जो है सबसे इरिटेटिंग सब्जेक्ट है। इरिटेटिंग इसलिए कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है अगर एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताब उठाएंगे तो 3रा, 4था, 5वां में दिया गया है पर्यावरण का सब्जेक्ट 2 दिया गया है, लेकिन वो बच्चा वाला क्लास है, उसमें से बहुत ज्यादा लेवल का टॉपिक दिया नहीं है। लेकिन ईवीएस के जो प्रश्न आते हैं थोड़ा सा लेवल अप रहता है। इसके लिए जो है ईवीएस के जो है आप जो महेश कुमार बंडवाल बुक है उसमें भी पर्यावरण के टॉपिक दिया रहेगा, वहां से पढ़ सकते हैं। या
उसके अलावा अगर ईवीएस के एक सेपरेट बुक आता है, जो पतली सी बुक आती है, वो आप मार्केट से लेके पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो PYQ होता है पूर्वावलोकन, उसमें भी ईवीएस के प्रश्न है, वहां से भी ईवीएस देख सकते हैं प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर, और महेश कौर बर्णवाल से पढ़ सकते हैं। और ओल्ड जो एनसीईआरटी था, पुरानी एनसीईआरटी था, उसमें पर्यावरण का टॉपिक जो है ज्यादा दिए गए थे। पर्यावरण वाले सब्जेक्ट जो चैप्टर थे वो थे, लेकिन नया एनसीईआरटी में उसको हटा दिया गया है। तो मैं ओल्ड वाला जो है आप लोग को उसको कोशिश करूंगा कि बता दिया जाए, समझा दिया जाए। ये आपका जो है मोटा मोटी आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन से विषय से पढ़ना है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने जो 3 किताब बताया है उसमें अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि हमें लूसेंट पढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लूसेंट पढ़नी चाहिए। इसीलिए आप लोगों के लिए, आपके मन के लिए मैं क्या रख दिया हूं यहां पर कि अंत में आप लूसेंट पढ़े। क्या पढ़े? अंत में। ये सारी प्रक्रियाएं कर लिए हैं तो लूसेंट क्या है? एक शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है। और शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, कभी कभार कहीं कुछ जगहों पर एरर हो जाता है, क्या थोड़ी सी गलतियां जरूर रहती है। आप खुद भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो है 1-2% जो है गलती मिल ही जाएगा। उसी तरह लूसेंट जो है ये शॉर्ट नोट्स है पूरे टॉपिक का, यानी एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड, महेश कौर बर्णवाल पढ़ लिए, PYQ आपने लगा लिया, उसके बाद लूसेंट जो है आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स है। तो जब ये सारा चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद लूसेंट को पलटेंगे ना, तो आपको लगेगा ये सारा का सारा चीज हमें ज्ञान है, ऑलरेडी हमने इस सब चीज को पढ़ा हुआ है, जानते हैं। अब ये चीज हो गया मेरे लिए एक तरह से रिवीजन के तौर पर है, क्विक रिवीजन जिसको बोला जाता है। ये चीज लूसेंट से आपको मिल जाएगा कि क्विक रिवीजन करना है। डिपेंड इस पे नहीं होना है, डिपेंड होना है आपको बिहार बोर्ड किताब पर, डिपेंड होना है आप लोग को एनसीईआरटी किताब पर। उसके बाद से महेश कौर बर्णवाल आपके लिए एक सहारा बुक, साइड बुक हो गया, जिसको गाइड बुक कहा जाता है, वो आपके लिए सहारा के लिए हो गया। और ये जो हो गया क्विक रिवीजन के लिए हो गया, ना कि इस पे पूरी तरह से जो है आपको डिपेंड होना है। याद रखिएगा, ये आपके लिए क्विक रिवीजन में काम आएगा, अच्छा रहेगा। और कुछ अगर एरर होगा भी तो वो आप जब लास्ट में पढ़ेंगे तो इसमें गलतियां पकड़ लेंगे कि भाई साहब ये चीज जो है एनसीईआरटी बिहार में तो दूसरी दी गई थी, यहां पर दूसरी गई थी। तो आप जो है क्या कीजिएगा, क्विक रिवीजन करते समय अगर आपको मन भी करेगा लूसेंट पढ़ने के लिए, तो अगर इसमें का डाटा और एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का डाटा जो है मिसमैच करेगा, यदि दूसरा रहेगा, तो आप लूसेंट के बुक में ही क्या कीजिएगा, उसी जगह कॉर्नर पर लिख दीजिएगा कि भाई एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग ये वाला, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये वाला, ठीक है, उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, उसको लिख देना है, उसी समय नोट डाउन कर देना, ताकि आप जब भी लूसेंट को एक क्विक रिवीजन के तौर पर बार बार जब उसको पढ़ रहे हैं या बार बार उसको पलट रहे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो यही जो टॉपिक है, यही वाला जो क्वेश्चन का आंसर जो है, ये एनसीईआरटी में दूसरा दिया गया है या बिहार बोर्ड में दूसरा दिया गया और यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया गया। तो आपको ये आइडिया रहेगा, मोटा मोटी ये चीज को समझ आ जाएगा। इस तरह से पढ़िएगा तो हमें नहीं लगता है कि आपको परेशानी होगी आने वाले समय में, और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ आया होगा। और ये जो तैयारी था, ये तो पूरी रणनीति जो था, 100+ प्रश्न जो है वहां से बिल्कुल आ जाते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर पढ़ा जाए तो 100+ प्रश्न का तैयारी हो जाएगा। आपको 20 प्रश्न गलत होना, 15 से 20 प्रश्न गलत होना बड़ी बात होती है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि हम जो है क्या 100 प्रश्न ला लेंगे, उसका उल्टा सोचिए, क्या हम जो है 20 प्रश्न गलती कर देंगे, है ना। इसका उल्टा सोच के देखिए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर 90 ला सकते हैं क्या, 90 नंबर आ सकता है क्या। उसका उल्टा सोचिए, क्या आप जो है 25 से 30 प्रश्न गलत कर सकते हैं क्या। इस तरह से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा प्रश्न हम गलती कर रहे हैं, उसको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आप उल्टा माइंड सोचिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा। आप ये सोचते हैं कि हम 90 कैसे लाएंगे, ये सोचिए कि यार 30 प्रश्न कैसे गलती हो जाएगा, इतना कैसे कमजोर पढ़ेंगे कि 30 प्रश्न अगर हम गलत कर दे रहे हैं, 25 से 30 प्रश्न गलत हो जा रहा है, ये मामूली बात थोड़ी है। आप थोड़ी सी उसको मेहनत कीजिए, बिल्कुल ही आपकी सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी तरह का डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो बनाते समय किसी तरह का एरर हुआ होगा तो आप लोग उसमें सजेशन दे सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं शाम किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।